Friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, this is Kanay Kumar, and we'll continue with our topic, the three-phase induction motors. Today's topic is torque under running condition. Good morning, friends. तो आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे थ्री फेस इंडक्शन मोटर के नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये टॉपिक अभी भी आपका बेस्ड है टॉर्क इक्वेशन पे। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि एक इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है और क्या कंडीशन, किस कंडीशन पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम मिलता है। आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। जब मोटर रन करेगा उस कंडीशन में आपका टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, वो किस किस फैक्टर से डिपेंड करेगा, क्या वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग आज देखेंगे। प्लस आज हम लोग देखेंगे कि रनिंग कंडीशन में आपका जो रनिंग टॉर्क होता है उसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, क्या वो स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन से ही सेम होगा या कुछ वेरी करेगा। ठीक है, तो सेम टॉपिक है बट ये कंडीशन सिर्फ डिफरेंट है। तो लेट्स सी कि टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो टॉर्क का इक्वेशन होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू होता है आपका फाई I2 इंटू कॉस फाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब रनिंग कंडीशन में लेंगे तो रनिंग कंडीशन में चेंज क्या क्या हो जाएगा। आपका फ्लक्स जो है वही रहेगा, क्योंकि मोटर रन करे या स्टैंडस्टिल रहे, आपका मोटर का जो फ्लक्स होता है वो सेम होता है और वो स्टेटस सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। नाउ अंडर रनिंग कंडीशन आपका जो रोटर करंट है उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, जैसे कि हम लोग देखे थे जब हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव किए थे। यहाँ पर जो करंट होगा दैट विल बी वो I2 की जगह पे क्या हो जाएगा, I2s। और सिमिलरली जो पावर फैक्टर है वो cos फाई 2 की जगह पे हो जाएगा cos फाई 2s। तो अगर रनिंग कंडीशन को हम लोग डिराइव करना चाहते हैं तो अंडर रनिंग कंडीशन द टॉर्क TR विल बी प्रोपोर्शनल टू फाई I2s इंटू cos फाई 2s। ठीक है, यही हो जाएगा। तो अब इसमें अलग अलग पैरामीटर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं और टॉर्क का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले I2s को निकालने के लिए हमें E2s चाहिए, दैट इज EMF चाहिए। ठीक है, और साथ साथ जो रोटर का जो इंपेडेंस है वो चाहिए हमें। ठीक है, तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि E2 क्या है, रोटर EMF पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन। ठीक है, सॉरी ER जो है वो रोटर EMF अंडर रनिंग कंडीशन है। ठीक है, सिंस रनिंग कंडीशन है इसीलिए हम लोग हर एक जो टर्म होगा वो रनिंग कंडीशन में ही लेंगे। आपका IR क्या हो गया, रोटर करंट पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन। उसी तरह XR क्या हो गया, रोटर रिएक्टेंस पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन। ठीक है, नाउ अंडर रनिंग कंडीशन आपका ER का वैल्यू क्या होता है, SE2, और XR का वैल्यू क्या होता है, S इंटू X2। ये सारा चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अगर किन्हीं बच्चों को इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जाके चैनल में जाके वहाँ पर EMF इक्वेशन अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन, EMF इक्वेशन अंडर रनिंग कंडीशन, वहाँ पर जाके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पर ये सारी चीज़ बहुत ही डिटेल्स में आपको समझाया गया है, और कैसे इसका वैल्यू आपका रनिंग कंडीशन में ER का वैल्यू SE2 आता है या XR का वैल्यू SX2 आता है, सारा वहाँ डिटेल्स में आपका दिया गया है। ठीक है, तो उसको आप जरूर रेफर कीजिए। ठीक है, तो अंडर रनिंग कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू अंडर रनिंग कंडीशन विल बी इक्वल टू फाई इंटू IR इंटू कॉस फाई 2। ठीक है, नाउ IR इज इक्वल टू क्या होगा आपका ER बाई ZR। करंट अंडर रनिंग कंडीशन क्या होगा, EMF अंडर रनिंग कंडीशन डिवाइड बाई इंपेडेंस अंडर रनिंग कंडीशन। दोनों का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये होता है SE2 बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जो पावर फैक्टर हो जाएगा, जो पावर फैक्टर होगा वो cos फाई R बराबर क्या होता है, cos फाई इज इक्वल टू होता है R बाई Z। नाउ अंडर रनिंग कंडीशन जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो सेम रहता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो R के जगह पे R2 ही हो गया और Z के जगह पे हम लोग बैठा दिए रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं इन द EMF इक्वेशन, सॉरी इन द टॉर्क इक्वेशन। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IR इंटू कॉस फाई 2। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर हमने कांस्टेंट यूज किए Q1 इंटू फाई। IR के जगह पे हम लोग पुट किए SE2 बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, और cos फाई R के जगह पे यूज किए हैं R2 स्क्वायर बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग फिर से EMF इक्वेशन में जानते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि E2 जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फाई। E2 क्या है आपका, प्रोपोर्शनल टू फाई। E2 मतलब स्टैंडस्टिल EMF ऑफ द रोटर। रोटर में जो EMF इंड्यूस हो रहा है अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन वो क्या हो रहा है, फ्लक्स से प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है या ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो EMF अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन होता है ये आपका फाई के प्रोपोर्शनल होता है, बट अगर रनिंग कंडीशन की बात करें तो वो आपके फाई के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि रनिंग EMF जो होता है अंडर रनिंग कंडीशन वहाँ फ्लक्स एज वेल एज स्पीड दोनों पे वैरी करता है, इसीलिए E2 भले ही फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा बट E2s या ER इज नॉट प्रोपोर्शनल टू फाई। डायरेक्टली हम लोग उसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या पुट किए हैं, E2 इज प्रोपोर्शनल टू फाई। तो इस प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन में हम लोग फाई के जगह पे E2 को पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका इक्वेशन देखिए हो गया है K1S
E2 स्क्वायर इंटू R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। 5 की जगह पे E2 हम लोग प्लेस कर दिए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जब टॉर्क इक्वेशन स्टैंडस्टिल कंडीशन हम लोग डिराइव किए थे, वहाँ पर K1 का वैल्यू हमने क्या निकाले थे, 3/2π/ns। सेम फेनोमेना से निकलेगा कि तीन, हर एक फेज में आपका EMF का वैल्यू कितना हो जाएगा, हर एक फेज में EMF का वैल्यू का ER हो जाएगा। ठीक है, तो E2 I2 cos phi 2, ER IR cos phi R, एक एक फेज का आपका क्या हो जाएगा, आपका पावर हो जाएगा, 3 फेज का पावर हो जाएगा 3 ER IR cos phi R। ठीक है, उसको इक्वेट करेंगे टू द मैकेनिकल टॉर्क, तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है आपका T इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू होता है आपका 2π इंटू NS। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टॉर्क का वैल्यू निकलेंगे, टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा P बाई, टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा P/2π/NS, और P की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं ER 3 इंटू ER IR cos phi 2। तो इसको अगर पुट करेंगे, टॉर्क कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से आपका K1 का वैल्यू आ जाएगा 3/2π/NS। सिमिलर डेरिवेशन है जैसे हम लोग पहले किए थे, पिछले क्लास में किए थे, उसी चीज़ को हो जाएगा। तो फाइनली टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन आपका क्या डिराइव होगा, TR विल बी इक्वल टू 3/2π/NS SE2 स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। नाउ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं द टॉर्क विद द स्टैंडस्टिल कंडीशन, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो टर्म, जो क्वांटिटी आपका स्लिप पे डिपेंडेंट था, सिर्फ उसी का वैल्यू आपका चेंज हुआ है, बाकी कांस्टेंट वही रह गया है। जैसे E2 की जगह पे SE2 आया है, X2 की जगह पे SX2 आ गया है। ठीक है, तो जब रनिंग कंडीशन आपका आएगा, तो वहाँ पर जो भी टॉर्क है या जो भी पैरामीटर है वो स्लिप के अकॉर्डिंग आपका वेरी करेगा। ठीक है, तो दिस वाज द टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप डिराइव करिए टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है वहाँ पर यही होता है कि हम लोग हमेशा E प्रोपोर्शनल टू I बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर E जो होता है रोटर में जो EMF होता है वो दो कंडीशन में होता है, एक स्टैंडस्टिल कंडीशन और रनिंग कंडीशन। तो स्टैंडस्टिल कंडीशन में जो EMF होगा वो फाई के प्रोपोर्शनल होगा, जबकि रनिंग कंडीशन में जो फ्लक्स जो होगा वो फाई और आपका रिलेटिव स्पीड दोनों पे प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट E2 इज प्रोपोर्शनल टू फाई नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आ गया टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। मैक्सिमम टॉर्क जो होगा रनिंग कंडीशन में, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, या हमें मैक्सिमम रनिंग टॉर्क कब मिलेगा। चलिए, ठीक है, तो हम लोग टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन को लेते हैं, तो TR इजिकल टू K1 SE2 स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंस यहाँ पर E2 क्या है आपका, EMF अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, E2 को हम सिर्फ ले रहे हैं। ठीक है, E2 इज EMF अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन, और कोई भी स्टैंडस्टिल कंडीशन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर E2 कांस्टेंट हो गया, तो E2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। E2 स्क्वायर को अगर हम कांस्टेंट का जोड़ दें, तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आएगा, डेट K1 इंटू E2 स्क्वायर, K1 इंटू E2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू K2, मान लेते हैं एक नया कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको पुट करते हैं तो टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, K2 इंटू SR2/R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही में। चलिए, नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर S से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, टॉर्क R, टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन इज इक्वल टू K2 इंटू R2/R2 स्क्वायर बाई S प्लस SX2 का होल स्क्वायर। हम लोग क्या किए, S से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर S स्क्वायर था इसलिए S बच गया, यहाँ पर S से डिवाइड हो गया। अब अगर हमें इसका मैक्सिमम कंडीशन निकालना है तो क्या होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर है इसका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अंडर दिस कंडीशन वी विल गेट द मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो उसी को हम लोग किए हैं। तो यहाँ पर अब जो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके टर्म्स में करेंगे, वेरिएबल टर्म्स में। तो अंडर रनिंग कंडीशन कौन सा पैरामीटर आपका वेरी कर रहा है, हाँ हम लोग ये जानते हैं कि EMF भी वेरी करता है, करंट भी वेरी करता है, रिएक्टेंस भी वेरी करता है, लेकिन वो सब वेरी किसके चलते कर रहा है, वो वेरी कर रहा है क्योंकि आपका स्लिप वेरिएशन है। तो यहाँ पर जो आपका वेरिंग क्वांटिटी है, जो वेरिएबल है वो क्या है, स्लिप है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू S। सो d/ds विल इंटू R2 स्क्वायर बाई S प्लस SX2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमम कंडीशन। तो इसको डिराइव करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस R2 स्क्वायर बाई S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा R2 इज इक्वल टू SX2, R2 is equal to SX2. That means for maximum torque under running condition, आपका the rotor resistance must be equal to the rotor reactance under running condition. ठीक है, under running condition SX2 क्या है आपका, running reactance है, running condition में जो reactance का वैल्यू वही है। तो यहाँ पर भी अगर हम स्टार्टिंग टॉर्क से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन वही है, रेसिस्टेंस इक्वल टू रिएक्टेंस। लेकिन यहाँ पर सिंस रनिंग कंडीशन है इसलिए दोनों में रनिंग कंडीशन आ जाएगा। अब रनिंग कंडीशन में रोटर का रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ रिएक्टेंस में चेंज आया है, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन क्या हो गया, रोटर रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रोटर रनिंग रिएक्टेंस। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब
ये हो गया कि किस कंडीशन में आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा रनिंग कंडीशन में। अब मान लेते हैं कि हमें निकालना होगा कि जब मोटर रन करेगा तो किस स्पीड पे आपका उसका जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो स्लिप पे वेरी कर रहा है और स्लिप अल्टीमेटली आपका स्पीड पे वेरिएशन है। तो मोटर जब चलेगा तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही उसका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, कैसे होगा, लेट्स सी। मान लेते हैं कि इनिशियली क्या है, आपका स्लिप का वैल्यू कम है। ठीक है, जब मोटर आपका रुका हुआ है तो स्लिप का वैल्यू मैक्सिमम है, तो उस समय क्या है, रिएक्टेंस का वैल्यू SX2 का वैल्यू क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, और R2 का वैल्यू क्या होगा, आपका कम होगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा आपका स्लिप क्या होगा, रिड्यूस होगा, और स्लिप रिड्यूस होगा तो X2 का वैल्यू भी आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, तो जब X2 रिड्यूस होने लगेगा तो वो क्या होगा, R2 के नजदीक आने लगेगा, और एक समय आएगा जब वो R2 X2 के बराबर हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही ये कंडीशन हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर स्पीड क्या होगा, तो वो पर्टिकुलर स्पीड क्या होगा, अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा S इज इक्वल टू आ जाएगा R2/X2। दैट मीन्स the speed at which the maximum torque will be achieved will be at slip Sm is equal to R2/X2, will be at slip Sm is equal to R2/X2। तो जब आपका स्लिप का वैल्यू R2/X2 हो जाएगा, एट दैट कंडीशन वी विल गेट द मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, सो दैट्स, ये था आज का आपका टॉपिक, दैट इज EMF टॉर्क इक्वेशन अंडर रनिंग कंडीशन एंड टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। दोनों ही टॉपिक बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, इनमें से भी आपका रनिंग कंडीशन से भी आपका मैक्सिमम टॉर्क निकालने का कंडीशन देता है कि अगर एक मोटर है, वो उसका रोटर रेजिस्टेंस इतना है, रिएक्टेंस इतना है, तो इस स्लिप पे इसका टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, या फिर आपका इस रोटर को अगर हम इतना स्पीड से रोटेट कर रहा है तो अंडर दिस कंडीशन इसमें मैक्सिमम टॉर्क बनाने के लिए कितना रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन दिया जाता है, या फिर कभी कभी ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको स्पीड निकालने दिया जाता है कि किस स्पीड में मैक्सिमम टॉर्क होगा, और या फिर स्लिप का वैल्यू जहां पर आपको मैक्सिमम टॉर्क अचीव होगा। यहां पर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग रनिंग कंडीशन को अचीव कर रहे हैं, तो उस समय में रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करके हम लोग क्या उसका टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ है, यहाँ पर क्या है कि जो रिएक्टेंस का वैल्यू है वो क्या है, शुरू में ज़्यादा है। ठीक है, शुरू में ज़्यादा है, और जैसे जैसे स्पीड आपका रन करेगा तो स्लिप का रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो सिंस यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंस धीरे धीरे घट रहा है, तो आपका एक समय आके रोटर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, स्लिप आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरी वाली बात है कि यहाँ पर हम लोग कभी भी रनिंग कंडीशन में रोटर का रेजिस्टेंस में चेंज करके हम लोग मैक्सिमम टॉर्क अचीव नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अंडर रनिंग कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, रोटर का रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें रोटर का रेजिस्टेंस हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, स्लिप में अगर इनिशियली रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ तो बाद में उसको वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, रनिंग कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मोटर का जो रोटर का रेजिस्टेंस है उसको जनरली वेरी नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली वैल्यू हम लोग उसको नहीं करते हैं। एक बार मोटर स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट करने के बाद हम लोग रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, और फाइनली उसका जो टॉर्क हम लोग अचीव करते हैं मैक्सिमम टॉर्क, वो हमेशा उसका स्पीड को वेरी करके ही हम लोग करते हैं। दैट इज वी गेट द मैक्सिमम टॉर्क अंडर एट अ पर्टिकुलर स्लिप ओनली। ठीक है, तो ये कुछ तरह का बेसिक क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। बेसिकली जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर टॉर्क का जो आपका डेरिवेशन होता है वो 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है कि डिराइव द टॉर्क अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन और डिराइव द टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली आपको पूछ दिया जाएगा किस कंडीशन में निकालना है, तो वहाँ पर आपको उसी कंडीशन में ड्राइव करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी पूछा जाता है डिराइव द टॉर्क इक्वेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर, तो वहाँ पर बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, या तो आप दोनों को ड्राइव कीजिए या फिर आप रनिंग कंडीशन को ड्राइव कर दीजिए, और रनिंग कंडीशन में एक पॉइंट नोट कर दीजिए कि दैट अंडर स्टैंड कंडीशन स्लिप का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और स्लिप का वैल्यू को 1 अगर पुट कर देते हैं तो देखिए आपका टॉर्क अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन ही आ जाएगा। एस का वैल्यू 1 पुट कीजिए, देखिए स्टैंड स्टिल कंडीशन आ जाएगा। तो आपको बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जब जनरल डेरिवेशन पूछे तो हमेशा रनिंग कंडीशन को डिराइव कीजिए, क्योंकि दैट इज द जनरलाइज कंडीशन, वहाँ से हम लोग किसी भी कंडीशन को अचीव कर सकते हैं, स्टैंड स्टिल हो या रनिंग कंडीशन दोनों को अचीव कर सकते हैं। इसलिए द टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन इज कंसिडर्ड एज अ जनरलाइज कंडीशन। और जब नॉर्मली आपको कोई कंडीशन ना दिया जाए, आपको सिर्फ डिराइव करने बोला जाए, तो वहाँ पर आप रनिंग कंडीशन को डिराइव करके एक पॉइंट दे दीजिए कि अंडर रनिंग कंडीशन अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन स्लिप वैल्यू इज 1, सो दिस विल बी टॉर्क। अंडर रनिंग कंडीशन स्लिप का वैल्यू s होगा, तो दिस विल बी द इक्वेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेविंग भी होगा और आप आराम से किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, और जैसा कि हमेशा कहते हैं कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, और अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा लगे कि जिसमें कुछ छूट गया है या उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर आप मेंशन कीजिए। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे मिलके कि उस टॉपिक को और अच्छा से करें, ताकि जो हम लोग का मिशन है वो कंप्लीट हो सके। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।